मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। हम लोग हैं अपनी मूल विधि की क्लास में और मूल विधि की आज की इस क्लास में हम लोग फिर से एक्ट पर आ जाएंगे, अधिनियम पर आ जाएंगे। और आज हम लोग अधिनियम को कवर करेंगे। जो अधिनियम कवर करने वाले हैं वो है एक सेंट्रल एक्ट है, एक केंद्रीय कानून है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसके पहले हम लोगों ने दो जनरल क्लास देखी मूल विधि में। उसमें ठीक इसकी इससे प्रीवियस क्लास जो हमारी थी वो जनहित याचिका पर थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई और भारत में कैसे ये आया और संविधान में कहाँ इसके बारे में प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर वो क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी अच्छे से। और उसके ठीक पहले हम लोगों ने एक जनरल क्लास देखी थी जिसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम को समझने का प्रयास हम लोगों ने किया, माने भारतीय न्यायिक प्रणाली कैसे काम कर रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट, मध्यवर्ती स्तर पर हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट्स, इन सबको समझने का प्रयास किया। और जो भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है कि सर्वोच्च, स्वतंत्र और एकीकृत, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन तीनों विशेषताओं को परखने का प्रयास हम लोगों ने किया कि किस प्रकार से भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च है और एकीकृत है। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे फिर से अधिनियम पर। तो आप जानते हैं कि अधिनियम को पढ़ने के लिए शुरू में ही हम लोगों ने अपने प्रारंभिक लेक्चर में ही कुछ बेस जाना था कि कभी भी किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए उसका एक सामान्य परिचय सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, ये स्पेशली अभी हम लोग देखेंगे कि इसका क्या उद्देश्य था। ये दरअसल अनुच्छेद 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो जो सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए भारत के संविधान में उद्देशिका में हमारे गोल बताए गए हैं, हमारे लक्ष्य बताए गए हैं। अर्थात भारत के संविधान का एक लक्ष्य है कि हम सामाजिक समानता स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 17 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट से जुड़े प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? वो शक्तियां हैं संसद के पास अनुच्छेद 35 में। तो उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 की बातों को प्रभावी करने और सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सबसे पहले 1955 में एक कानून बनाया था संसद ने, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जिसमें तमाम सामाजिक राइट्स की बात की गई थी। लेकिन क्या देखा गया समय के साथ कि ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बहुत प्रभावी नहीं था। अर्थात सामाजिक समानता के उद्देश्य अभी भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और समाज में जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर एक पिछड़ा वर्ग था, जैसे हम अपने यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में रखते हैं, तो वहाँ पर क्या देखा गया कि उनके बीच अत्याचार के अपराध अभी भी बने हुए हैं। तो उस सामाजिक लक्ष्य को इन कानूनों के माध्यम से नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तब जाकर के 1989 में, 1989 में, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक केंद्रीय कानून पारित किया गया और उस कानून का नाम रखा गया अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अब हर बार की तरह इस अधिनियम की बात कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है उसका उद्देश्य आपको जानना होता है। तो अधिनियम का उद्देश्य देखिए आपको दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में अत्याचार को रोकने के लिए तथा इससे संबंधित अपराधों को रोकने के लिए विशेष न्यायालय का गठन, अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और राहत के लिए यह अधिनियम बनाया गया। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में जो अत्याचार के अपराध हैं उसको रोकने। तो निश्चित तौर पर इस अधिनियम में अत्याचार के अपराध बताए गए होंगे, माने
क्या क्या चीजें अत्याचार की श्रेणी में आएंगी और उनको क्या घोषित किया गया होगा, अपराध, और उस अपराध के लिए दंड के प्रावधान, और उस अपराध का विचारण कहाँ होगा उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स। तो सदस्यों के अत्याचार को रोकने के लिए, इससे संबंधित अपराधों को रोकने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन, अपराध से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास और राहत के लिए प्रावधान किया गया है। तो इस अधिनियम में पीड़ित पक्ष को कंपनसेशन के प्रावधान हैं जिससे उनको राहत मिल सके। इस अधिनियम के अंतर्गत जो मामले आते हैं उसको सुनवाई करने के लिए, त्वरित निस्तारण के लिए और निष्पक्ष निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। अत्याचार के अपराध बताए गए हैं और उन अपराधों के लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। ठीक, अब अगर उद्देश्य आप समझ गए और इसमें मोटे तौर पर हम ये भी समझ गए कि क्या प्रावधान मिलने वाले हैं। अब हर बार की तरह अधिनियम का सामान्य परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, अधिनियम का सामान्य परिचय में सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। हर अधिनियम का संक्षिप्त नाम होता है, इसका भी है। इसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय हैं और कुल 23 धाराओं में विभक्त है। और अधिनियमन की बात करें कि यह कानून कब बनाया गया, इनैक्टमेंट की बात करें तो 11 सितंबर 1989 को, और लागू होने की तिथि बात करें तो 30 जनवरी 1990 में को। तो देखो, अंतर समझे रहिएगा आप कि अधिनियमित होने की तिथि और लागू होने की तिथि। अधिनियमित माने बनकर कब तैयार हुआ, 11 सितंबर 1989 को, और यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से प्रवृत्त हुआ अर्थात लागू हुआ। प्रवर्तन क्षेत्र की बात करें तो आज तो ये संपूर्ण भारत पर है, लेकिन जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटा था तब तक जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था। लेकिन आज की तारीख में संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर सहित, क्योंकि अनुच्छेद 370 के प्रावधान अब समाप्त हो गए हैं। तो वो प्रिविलेज, वो विशेष राज्य का दर्जा जो मिलता था वो अब समाप्त हो गया है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है वह एक सेंट्रल एक्ट है। क्या है? एक केंद्रीय कानून है। तो देखिए, किसी भी अधिनियम की तैयारी में सबसे पहला पड़ाव क्या होता है, आप उसके बेसिक्स जानें, उसका नाम, पारित होने का वर्ष, लागू होने की तिथि और क्या ऑब्जेक्ट है, कितने पार्ट हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो कई बार तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो बाकायदा लिखा ही रहता है, सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं कितने धाराएं हैं। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि भाई ये जो अधिनियम है वो लागू कब होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अधिनियम लागू कब होगा। अधिनियम लागू होने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? इस अधिनियम को लागू होने की सबसे बड़ी शर्त है कि जब झगड़ा या जब अत्याचार का अपराध कोई नॉन SC/ST के विरुद्ध करेगा तब। तो एक पक्ष क्या होना चाहिए, जो अभियुक्त है वो हमेशा नॉन SC/ST होना चाहिए। अर्थात जब SC/SC, ST/ST, SC/ST इन सब के बीच झगड़ा होगा, अत्याचार के ये सारे अपराध होंगे, तो यह कानून प्रभावी नहीं होता है, लागू नहीं होता है। यह कानून तभी लागू होगा जब एक ओर नॉन SC/STs और दूसरी ओर SC/ST होंगे तभी। तो जो पीड़ित पक्षकार हो वो SC/ST हो और जो अपराध करता हो वो नॉन SC/ST होना जरूरी है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इसकी बेसिक्स हैं। एक बेसिक ये है कि इस पूरे अधिनियम को बहुत मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है और इस अधिनियम की आधारभूत बात यह है कि इस अधिनियम में जो अत्याचार के अपराध होंगे उसके अन्वेषण, उस मामले के इन्वेस्टिगेशन का जो अधिकार है, अन्वेषण का अधिकार है, वो कहता है कि यह अधिनियम कहता है कि पुलिस निरीक्षक, मान ले पुलिस इंस्पेक्टर से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी नहीं ही करेगा। माने पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी ही करेगा, उससे नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। ऐसा अधिनियम में है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, जो प्रैक्टिकल प्रावधान किए गए हैं वो क्या प्रावधान है? प्रैक्टिकल प्रावधान किया गया है कि जो डिप्टी एसपी होता है,
उत्तर प्रदेश पुलिस में जो डिप्टी एसपी है, डिप्टी एसपी माने पुलिस उपाधीक्षक, जिसको हम लोग अपने यहाँ सीओ कहते हैं, सर्किल ऑफिसर। सामान्यतः ये जांच कौन करता है? सर्किल ऑफिसर ही करता है, इंस्पेक्टर करता नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पुलिस व्यवस्था में क्या प्रावधान किया गया है? प्रैक्टिकली व्यवहार में ऐसा है कि ये मामले की विवेचना सब डिप्टी एसपी करते हैं, एससी एसटी के मामले की विवेचना। ठीक है, अगर बात करें कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध बेलेबल है, जमानती हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसमें अत्याचार के सभी अपराध, जितने भी अपराध घोषित किए गए हैं, वो सब के सब गैर जमानती अपराध हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप केवल क्या कर सकते हो? प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, आपका जमानत पाने का अधिकार नहीं होता है। न्यायालय की मर्जी पर है, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि एससी एसटी एक्ट, इस अधिनियम को सामान्यतः बोलचाल में एससी एसटी एक्ट कहते हैं। एससी एसटी एक्ट पर क्या सीआरपीसी की धारा 438 लागू होती है, या ये कहा जाए कि क्या अग्रिम जमानत के प्रावधान इस अधिनियम पर लागू होते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। साफ साफ इस अधिनियम में कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम जमानत की धारा लागू नहीं होगी, 438 लागू नहीं होती है। अब एक बार कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सबसे कम और अधिकतम सजा क्या है? तो याद रहे मित्रों, इस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम सजा 6 माह और अधिकतम सजा मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं। तो एक काफ़ी कठोर अधिनियम है। समस्या ही ऐसी थी, सामाजिक समस्या ऐसी थी, उसको निपटारा करना था, इसलिए तो काफ़ी क्या है, काफ़ी प्रभावी अधिनियम है और इसका इफेक्ट भी रहा। लेकिन बीच में 2018 में इस अधिनियम में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। आइए उसे हम लोग समझते हैं। उलटफेर ये हुआ कि जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट आई और उसके रिपोर्ट के आधार पर क्या देखा गया कि ज़्यादातर मामले एससी एसटी एक्ट के झूठे हैं। ठीक, तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। वर्ष भर में 15,000 मामलों में 15,000 मामलों में लगभग 13,000 मामलों में लोग छूट गए। और क्या देखा गया कि ये एक फर्जी मामला है, ज़्यादातर मामले फर्जी हैं। तो इस आधार पर एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया, सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018। तो इस केस को आपको याद रखना है, 2018 का है। सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित डिसीजन दिया, निर्णय दिया। और वो निर्णय क्या था? उसमें लिखा कि अपराध की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी से निम्न श्रेणी का अधिकारी नहीं करेगा। एक तो ये फाइंडिंग आई, और दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर और गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। माने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई मामला थाने तक आता है तो इसमें एक इनिशियल जांच होगी, प्रारंभिक जांच के बाद ही क्या होगा, व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर होगी और गिरफ्तारी होगी। अर्थात तुरंत एफआईआर और तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही साथ कहा गया कि इस अधिनियम में अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ये फाइंडिंग दी। और कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों का मामला हो, अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मामला हो तो उसकी गिरफ्तारी से पहले विभागीय अनुमति आवश्यक होगी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो इनिशियल जांच है, जब शिकायत आए और जो प्रारंभिक जांच है, वह प्रारंभिक जांच 7 दिनों के अंदर पूरा होना जरूरी है। यदि पुलिस 7 दिनों में यह जांच नहीं करती है तो उसके खिलाफ क्या किया जाए, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए और साथ ही साथ माना जाए कि न्यायालय की आज्ञा की अवमानना की है और उसकी जो कार्यवाही होती है वो की जाए, जिससे एक इनिशियल कार्यवाही हो सके। अब ये जब डिसीजन आया तो इस डिसीजन के खिलाफ पूरे देश में बड़ा आंदोलन चल पड़ा, पूरे देश में बड़ा आंदोलन चल पड़ा। और तब उससे बचने के लिए जो एक बड़ा जनाक्रोश आ गया देश में, उसके लिए उपरोक्त डिसीजन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इससे जो समस्या आई समाज में, उससे बचने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम
2018 पारित किया और उसके अंतर्गत 18A जोड़ा गया, 18A जोड़ा गया, और जिसमें वो जो प्रावधान किए गए थे वो सारे प्रावधान बदले गए। अपराध की विवेचना फिर से पुलिस निरीक्षक, लेकिन व्यवहार में क्या है, व्यवहार में पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी एसपी या सीओ ही करेगा। तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए। अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए विभागीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 18A नई धारा जोड़ी गई 18A, उसमें ये सारे प्रावधान किए गए। अर्थात वो जो सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए इस कानून में ही संशोधन करना पड़ा। संशोधन किया गया, फिर इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। एक वर्ग ने फिर से इसे चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए पुष्टि की कि 18A संशोधन वैधानिक है, उचित है। तो करंट स्टेटस यही है। यह है हमारे SC/ST एक्ट अधिनियम का सामान्य परिचय। किसी भी अधिनियम को हम लोग चाहें तो एक ही दिन में, एक ही बार में, एक ही क्लास में पढ़ा लें, लेकिन कभी भी किसी अधिनियम को एक ही राउंड में पढ़ना बहुत बुद्धिमानी नहीं होती है। इससे चीज़ें समझ में कम आती हैं और भार ज़्यादा लगता है। तो स्ट्रेटजिक पढ़ाई हम लोग करते हैं, और उस स्ट्रेटजिक पढ़ाई में ये एक पहला लेक्चर है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर। छोटा है, इसका सामान्य परिचय, और जाते जाते इतनी बात याद रखो क्या कि इसमें अत्याचार के अपराध घोषित किए गए हैं, उसके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं, और विशेष न्यायालय के प्रावधान किए गए हैं। जो पीड़ित पक्षकार होता है उसके लिए राहत के उपाय किए गए हैं, पुनर्वास के उपाय किए गए हैं। ठीक, तो इस लेक्चर 1 में SC/ST एक्ट के केवल इतने प्रावधानों पर चर्चा होगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम अंदर की धाराओं के प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। जो 23 धाराएं हैं, 5 चैप्टर हैं, उसमें कहाँ क्या प्रावधान हैं, वो जरूरी प्रावधानों को देखेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, बिना परेशान हुए बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको पढ़ाई करनी है। ये जो मूल विधि की हमारी क्लास चल रही है, इसका उद्देश्य है लॉ फील्ड में जो भी कैरियर बना रहे हों, LLB कर रहे हों, कर चुके हों, LLB करने वाले हों, एंट्रेंस की तैयारी करने हों, या विधि के बारे में सामान्य जागरूकता रखते हों, वहाँ तक ये क्लासेस पहुँचे, वो लोग समझ पाएँ, इसलिए ये क्लास डिज़ाइन की गई है। और बहुत आसानी से, बहुत कानूनी बारीकियों से बचते हुए हम प्रोविजंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो आज की अपनी मूल विधि क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस अधिनियम को आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।